एक कंपनी जिसने वर्ल्ड वार 1 देखा, ग्रेट डिप्रेशन देखा, वर्ल्ड वार 2 भी देखा और उसके कुछ पार्ट को नेशनलाइज भी कर दिया गया, स्टिल वो बढ़ता रहा और कंटिन्यूस बढ़ता रहा। इस हद तक बढ़ गया कि वो एक समय इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी फुटवेयर कंपनी बन गया था और अभी भी वो चल ही रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बाटा कंपनी पे एनालिसिस करेंगे और लास्टली मैं आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताऊंगा कि ये कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी के हिस्ट्री से। अगर हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी ओवरऑल हिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था जिलिक चेकोस्लोवाकिया में इन 1894। इसको स्टार्ट किया था थॉमस बाटा विथ हिज ब्रदर एंटोनियो एंड सिस्टर एना। कुछ ही सालों में ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा और बहुत सा फुटवेयर प्रोड्यूस करने लगा फॉर द यूरोपियन कंट्रीज़। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हो गया 1914 में, जिसकी वजह से इनको बहुत सा सेल्स जनरेट हुआ या बहुत पैसा बनाया। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये कंपनी को बहुत बैडली इफ़ेक्ट किया। कंपनी के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया को भी बहुत बैडली इफ़ेक्ट किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि थॉमस बाटा छोड़ के चेकोस्लोवाकिया को सपोर्ट करने चले गए और अपना जो कंपनी है उसको अपने भाई को एंटोनियो को हैंडओवर कर दिए। 1931 में एंटोनियो ने क्या किया कि बहुत सा बाटा का डिवीज़न खोला ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इंडिया में भी उसी समय 1931 में बाटा सू कंपनी के नाम से एक डिवीज़न खोला। इसी तरीके से बहुत से कंट्रीज़ में अपना डिवीज़न खोला था, जैसे एशियन कंट्रीज़, फिलीपींस में और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपना डिवीज़न खोला था इन 1931। अनफॉर्चुनेटली 1932 में थॉमस बाटा का बिकॉज ऑफ द सम पॉलिटिकल रीज़न डेथ हो जाता है और कुछ ही सालों में जब उनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया कर रहा होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हो जाता है। ज्यूस लेबर होने की वजह से एंटोनियो बाटा को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वहाँ यूरोप में वो रह नहीं सकते थे बिकॉज एंटी ज्यूस सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ नाजी। तो वो क्या किए कि अपना सारा लेबर को लेके कनाडा चल गए। कनाडा जब गए तो वहाँ से भी उनको भागना पड़ा बिकॉज अमेरिका भी वॉर में उतर चुका था। कनाडा से फिर चले गए ब्राज़ील। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में तो बहुत सा कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बन गया था यूरोप में, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट को सपोर्ट नहीं करने की वजह से उनका जो जितना भी फैक्ट्री था सबको नेशनलाइज कर दिया गया 1945 में। ये था बाटा का हिस्ट्री, ओवरऑल हिस्ट्री जो आउटसाइड इंडिया का था। लेकिन इंडिया में ये कंपनी आया 1931 में अंडर कंपनी एक्ट 1913 और ये तब से अपना ऑपरेशंस कर रहा था। इसका 5 स्टेशन है अभी भी इंडिया में। इंडिया में पब्लिक के नॉलेज में मतलब आईपीओ से पैसा उठाइए 1973 में। 1973 में पैसा उठाने के बाद ये कंटिन्यूअस डिविडेंड पे किया फ्रॉम 1973 टू 2020, एक्सेप्ट कुछ चार या 6 साल छोड़ के, जैसे कि 1974 में, 92 में नहीं दिया, 2004-05 के आसपास नहीं दिया और 1995-06 के आसपास कुछ ईयर में नहीं दिया बिकॉज उनको उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ था। बिकॉज उस साल उनको कुछ लेबर इशूज़ हुआ था, जैसा आपको हिस्ट्री पढ़ने से पता चलेगा। तो ये था ओवरऑल हिस्ट्री बाटा कंपनी का। अब बात करते हैं हम इसका बिजनेस मॉडल का। अगर बिजनेस मॉडल को देखें तो इनका जो सबसे पहले चेक करते हैं रॉ मटेरियल। इनका जो रॉ मटेरियल आता है वो इंडिया से ही आता है। जो मेजर रॉ मटेरियल वो है लेदर, जो इनको ईजिली इंडिया में ही अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी कंटिन्यूस खर्च कर रहा है और हर 10 साल के लिए ये कोलैबोरेशन करता है, टेक्निकल कोलैबोरेशन विद सम अदर ब्रांचेस ऑफ बाटा। अभी इनका कोलैबोरेशन विद सिंगापुर जो 10 साल के लिए है और जिनको ये हर साल कुछ ना कुछ पे करते हैं सिंगापुर को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2010 से 20 तक का है। अगला साल इनको फिर से कोई नया टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी और बाटा डिवीज़न के साथ में। रॉ मटेरियल आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर लिया। अब बात करते हैं इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनके बारे में। जो इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है लेदर से। लेदर से बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, लगभग 80% के आसपास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लेदर से होता है और कुछ 5-7% कैनवस या रबर शूज़ से होता है और 5-7% आप बोल सकते हैं प्लास्टिक शूज़ से और 5-7% एसेसरीज से होता है, फुटवेयर एसेसरीज से होता है। तो जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन करता है वो लेदर ही है। अब बात करते हैं इनका प्रोडक्ट का। यहाँ तक समझ में आया रॉ मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो इनका बहुत सा प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि हुज पपीज़, मैरी क्लार, नॉर्थ स्टार, स्कूल, सनड्रॉप, ऐसा करके बहुत सा इनका प्रोडक्ट है। लेकिन एक दिक्कत है कि ये अपना जो प्रोडक्ट है उसको कभी अलग से प्रमोट नहीं करते हैं जैसे और कंपनी करता है। ये बाटा के अंदर ही सारा को रखते हैं और इसको अलग से प्रमोट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि ये बेचते कैसे हैं इनको। अगर आप चेक कीजिएगा तो
1500 से ज़्यादा स्टोर इनका खुद का है जिनसे ये बेचते हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से इनका लिंकअप भी है जिसके थ्रू ये बेचते हैं प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इनका जो मेजर मार्केट वो साउथ इंडिया, जहाँ ये धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ रहे हैं बिकॉज एक्सटर्नल प्लेयर घुस रहा है, और ये पहले कमज़ोर हो रहे थे लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाकर देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा। अब बात करते हैं इनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक क्या है, इनका फ्यूचर प्लान के बारे में जिसको समझना है। ये पहले एडवर्टाइजिंग में खर्च करते नहीं थे, अब ये एडवर्टाइजिंग में खर्च करना शुरू कर दिए हैं। दूसरा, ये कैंपेन के थ्रू प्रोडक्ट बहुत सा बेचते हैं, जैसे कि 9 to 9 हुआ वुमेन के लिए जो है, इसी तरीके का बहुत सा कैंपेन है जो ये चलाते हैं। बहुत सा डिस्काउंट प्रोग्राम भी देते हैं जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट बहुत बिकता है। अगर फ्यूचर प्लान का बात करें तो ये ज़्यादातर अब फोकस कर रहे हैं टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में, जैसा इनका कहना है। इसमें ये क्या करेंगे कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के पीपल है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इन्होंने बहुत सा प्रोग्राम भी चलाया है, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे उसको टेस्ट भी करने वाले हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल से टेस्ट करने का मतलब ये है कि कोई भी स्टोर जब वो खोलेंगे तो उनमें उनको कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च नहीं करना होगा, कंस्ट्रक्शन का पैसा खुद फ्रेंचाइजी खर्च करेगा, बस इनको वहाँ प्रोडक्ट पहुँचाना है, कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बचेगा। तो ये ओवरऑल फ्यूचर प्लान है कि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में फोकस कर रहे हैं विथ फ्रेंचाइजी, और ये फोकस कर रहे हैं यूथ वुमेन और चिल्ड्रन पे। यूथ वुमेन और चिल्ड्रन पे ज़्यादातर फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे जो खर्च किया जाता है किसी भी फैमिली के द्वारा तो ये कम देखा जाता है कि पैसे कितना खर्च कर रहे हैं। उनकी खुशी के लिए कोई भी पैसा खर्च करता है, इसीलिए ये फोकस कर रहे हैं। और फ़ायदा क्या हो रहा है इसको करने का कि पिछले 2 सालों में इनका जो एवरेज परचेजर्स का एज था वो 3 साल घट गया है। ये हुआ ओवरऑल बिजनेस मॉडल। रॉ मटेरियल इंडिया से लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर से कोलैबोरेशन किए, और इनका जो मेजर प्रोडक्ट बिकता है वो लेदर है, और बहुत सा ये प्रोडक्ट बेचते हैं जैसे हुज पपीज़, मैकक्लारे, नॉर्थ स्टार, ये सब बाटा के अंदर ही बेचते हैं इन साउदर्न मार्केट थ्रू वेरियस कैंपेन्स, और एडवर्टाइजिंग में भी अब खर्च करना शुरू किए हैं। और इनका जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि ये टायर 3 या टायर 4 सिटीज़ में फोकस करेंगे थ्रू फोफो नहीं, थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी का भी डिफरेंट तरीका होता है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाएंगे, और इनका जो मेजर फोकस रहेगा वो कम एज पॉपुलेशन के लिए होगा। पहले बाटा को जाना जाता था कि बाटा बस बूढ़ों का चप्पल बनाता है, लेकिन अगर आप शोरूम जाइएगा तो आपको दिखेगा कि अब जो बाटा का प्रोडक्ट आ रहा है वो एज अ फोकस्ड टूवर्ड्स वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन पे आ रहा है। ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो हु इज़ द प्रमोटर, अगर आप प्रमोटर चेक कीजिएगा तो ये आता है 52% प्रमोटर के अंदर जो एम्स्टर्डम से। और अगर ऑनर का बात करें तो ऑनर आते हैं जॉर्ज थॉमस बाटा। अब बात करते हैं कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है वो कैसा रहा है। अगर आप पिछला 10 साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, मतलब 50% से बढ़ के 52% हुआ है पिछला 10 साल में। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। जो मैनेजमेंट है वो उनका सैलरी क्या है। अगर आप चेक कीजिएगा तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो शेयर बहुत कम होल्ड करता है, बिकॉज ये प्रोफेशनल रन कंपनी है। जो मेजर शेयर होल्ड करता है वो है प्रमोटर, जो कि आउटसाइड इंडिया से है, जॉर्ज थॉमस बाटा। अब बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी बहुत रीज़नेबल है, बहुत हाई नहीं है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपको 1-2 दिन पहले पता चला होगा कि कटारिया जी को चेंज कर दिया गया, फ्रॉम इंडियन सीईओ डिवीजन टू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा चेंज किया गया है, जो आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल आपको मिल जाएगा। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आ गया, सैलरी समझ में आ गया। अब चेक करते हैं कि CSR को कंपनी कंटिन्यूस खर्च कर पा रहा है कि नहीं, मतलब एथिक्स है कि नहीं कंपनी के पास में। तो आप चेक कीजिएगा कि कंपनी जितना CSR खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा CSR खर्च करता है, और खर्च कर भी रहा है। फ्यूचर प्लान मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कंपनी जो फ्यूचर में बोला था वो कुछ पूरा किया या नहीं किया। कंपनी कंटिन्यूस हर साल 100 नया आउटलेट खोलने का बात किया था, जो कंटिन्यूस पूरा कर रहा है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि कंटिन्यूस 100 तो खोल रहा है लेकिन 60 से 70 डिस्प्लेस या बंद हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का बात है इसमें। अब बात करते हैं सब्सिडरीज़ के बारे में। कंपनी का मोस्टली 2 ही सब्सिडरी है। सबसे पहला है बाटा प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, और दूसरा वे फाइंडर ब्रांड। अगर कोस्टल कमर्शियल और एक्जिम लिमिटेड को देखें तो वो बाटा प्रॉपर्टीज़ का अंदर ही आता है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है इन सब के बीच, इसीलिए इसको उतना कुछ खास फोकस किए नहीं है। कुछ 1-8 करोड़ का इसका ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस हम नहीं दिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या कंपनी 5 से 10 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा। तो 5 से 10 साल में बैंकरप्ट होने का कुछ खास रीज़न दिखता नहीं है सामने, जैसे कि ना ही कंपनी के पास डेट है, ना ही कंपनी कोई ऐसा इंडस्ट्री में है जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत है, ना ही कंपनी फैशन ओरिएंटेड इतना
हाईली ऑप्टिमिस्टिक है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो कंटिन्यूस मार्केट को चेक करते रहता है, तो उसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा लॉस हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। तो 5 साल में तो ये कंपनी बैंकरप्ट होगा नहीं। अब चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो रिटेन कर रहा है पैसा उससे $1 बना पा रहा है या नहीं, उसका मार्केट कैप $1 बढ़ रहा है या नहीं। अगर आप इसको कोई भी 4 साल के रिस्पेक्ट में देखिएगा कि 4 साल में कंपनी कितना रिटेन किया और उसका मार्केट कैप 4 साल में कितना बढ़ा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि 4 साल में कंपनी का मार्केट कैप जितना वो रिटेन किया उससे ज़्यादा बढ़ा है। आप किसी भी 4 साल या 5 साल का उठा के देख सकते हैं और उसको रोल करके चेक कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या एक अच्छा बिजनेस है। तो अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट होना चाहिए तभी अच्छा बिजनेस कहलाएगा। सबसे पहला तो उसका प्रोडक्ट सबसे पहला रेप्लिकेट नहीं हो सके। दूसरा, उसका ब्रांड रिकॉल वैल्यू होना चाहिए, उसमें कुछ मोट होना चाहिए। तो मोट के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में मुझे कुछ खास नहीं दिखा, बिकॉज इंडिया में मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि वो सस्ता चीज़ खरीदे, भले उनके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन मिडिल क्लास इनकम बढ़ रहा है जिसकी वजह से चांसेस है कि वो अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट करेंगे। और जब वैसा करेंगे तो इसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मार्केट कैप्चर कर सके, बढ़ सके। अगर अच्छा बिजनेस का बात करें तो उसका एक मोट होना चाहिए जो मुझे क्लियरली इस कंपनी में नहीं दिखता। क्या एक अच्छा स्टॉक है? अच्छा स्टॉक देखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि ऑनर्स अर्निंग क्या है। ऑनर्स अर्निंग कहने का मतलब कि कंपनी जब पूरा 1 साल रन करता है तो रन करने के बाद अगर मैं ऑनर हूँ तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा जा रहा है, बस यही समझना है। तो अगर आप पिछले 10 साल का चेक करें तो कंपनी का ऑनर्स अर्निंग हाईली फ्लक्चुएटिंग है, तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को चेक कीजिएगा तो कंपनी 9% से बढ़ के 10% पे आ गया जिसका प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन ट्रेंड में है, कुछ खास नहीं। अब 20% से नीचे आ गया तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता कि किसी कंपनी का भी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से नीचे रहे, उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने समझा कि कंपनी 5 से 10 साल में बैंकरप्ट होगा नहीं, और $1 जो रिटेन कर रहा है उससे उसका मार्केट कैप $1 से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या एक अच्छा बिजनेस है? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव अच्छा बिजनेस हमको लगा नहीं, बिकॉज इट डजेंट हैव अ क्लियर मोट, ना ही विजिबल ना ही इनविजिबल हमको कुछ लगा नहीं। दूसरा, क्या एक अच्छा स्टॉक है? तो इसका वैल्यूएशन अगर आप ऑनर्स अर्निंग से निकालिएगा या अगर आप कोई दूसरा वैल्यूएशन यूज करते हैं, जो भी आप वैल्यूएशन यूज करना चाहें कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स मार्केट कैप। कहने का मतलब कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये कुछ खास ना बिजनेस पसंद आया ना ही ये स्टॉक पसंद आया। और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ किया जो कि कुछ खास नहीं है, 9% से 10%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से नीचे है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ खास बढ़िया लग नहीं रहा है। तो आपका अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है इसे सोचने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एनालाइज़ करूँ और बताऊँ कि हर एक चीज़ को मैंने कैसे एनालाइज़ किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वेबसाइट आएँ, आपको उसमें सारा कुछ लिखित में मिलेगा कि कैसे मैंने एनालाइज़ किया कंपनी का बैलेंस शीट, और भी बहुत सारा डेटा जो मैं यहाँ नहीं बता पाया हूँ उसे मैं चाहूँगा कि आप आके पढ़ें एक बार मेरे वेबसाइट में आके, ताकि आपको और इंसाइट मिले उस कंपनी के बारे में। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी पे एनालिसिस करूं जो आप चाहते हैं कि मैं करके बताऊं, तो मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करें और बताएं कि मुझे उस कंपनी पे एनालिसिस करना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए